आज मेरे साथ इस खास बातचीत में जो मौजूद हैं, उन्होंने उत्तराखंड राज्य आंदोलन में भी बढ़ चढ़कर भाग लिया था और अपना पूरा सहयोग दिया था और वर्तमान में वो आम आदमी पार्टी के यूथ विंग के प्रदेश अध्यक्ष हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी दिग्मोहन नेगी जी का। बहुत वाजिब सवाल है राखी जी कि जिस परिकल्पना से ये राज्य आंदोलन हमने लड़ा और 42 शहादतों के बाद ये राज्य हमको मिला, एक लंबे संघर्ष के बाद मिला। बहुत सारे लोगों ने इसमें लाठी डंडे खाए, जेल गए, लेकिन आज 21 वर्षों का उत्तराखंड हो जाएगा 9 नवंबर को। और इन 21 वर्षों में जो दुर्गति उत्तराखंड के दो राजनीतिक दलों ने करी है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने 10-10 साल बारी बारी इस प्रदेश में अपनी सरकारें चलाई हैं, सत्ता में वो रहे। लेकिन आज आप देखें कि पर्वतीय जनपदों में बहुत बुरी हालत है शिक्षा व्यवस्था की, स्वास्थ्य व्यवस्था की। पूरे प्रदेश में बेरोजगारी का आलम यह है कि हम सबसे ऊंचे स्थान पर हैं बेरोजगारी में, और सड़कों की बड़ी बदहाल स्थिति है। मतलब मैं कहूँ कि उत्तराखंडियों का जो जनजीवन है वो आज भी वैसे संघर्ष में है जैसा उत्तर प्रदेश से अलग होने से पहले था। तो अब हमें लगता है कि आम आदमी पार्टी, जिसने दिल्ली में काम करके दिखाया है और काम की राजनीति की शुरुआत करी है, आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में चुनाव लड़ रही है। और इसलिए हम लोग चाहते हैं कि उत्तराखंड में भी अब काम की शुरुआत हो, वहाँ यहाँ पर भी शिक्षा व्यवस्था ठीक हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था यहाँ पर भी अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे और यहाँ के युवाओं को भी रोजगार मिले। उसके लिए हमने आम आदमी पार्टी में आने का फैसला किया। तो सर, आम आदमी पार्टी की तैयारियां कैसी चल रही हैं चुनाव को लेकर? देखिए, तैयारियों की अगर हम बात करें तो आज का ही हमारा हल्द्वानी दौरा रहा है। माननीय राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी का, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी आज एक बहुत बड़ी घोषणा उन्होंने करी है युवाओं को लेकर कि 1 लाख सरकारी नौकरी हम अगले 6 महीने में देंगे सरकार बनते ही। साथ ही साथ अगर जितने भी उत्तराखंड के बेरोजगार युवा हैं उन सबको नौकरी दी जाएगी, और जब तक उनको नौकरी नहीं मिलती है उस परिवार में 5,000 रुपये, आप उसको बेरोजगारी भत्ता कहें या एक स्टाइफंड टाइप से कहें, वो उनको दिया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर जितनी भी प्राइवेट कंपनियाँ हैं उनको एक पोर्टल के माध्यम से जोड़कर बेरोजगार युवाओं को उनके साथ में क्लब किया जाएगा। तो इस तरीके से आज आप देखेंगे कि बहुत बड़ा जन सैलाब हल्द्वानी की सड़कों पर था और लोगों को तमाम समर्थन मिल रहा है। तो निश्चित तौर पर तैयारियाँ पूरे प्रदेश में बहुत बेहतरीन स्थिति में हैं हम, और चाहे पहाड़ की बात करें या तराई की बात करें, दोनों ही जगह में लोग अब काम की राजनीति चाह रहे हैं और बहुत बड़ी तादाद में लोग हमसे जुड़ रहे हैं। बिल्कुल सर, बहुत बड़ी तादाद में लोग जुड़ रहे हैं और मैं उस वक्त खुद वहां पर मौजूद थी। हम लोग वहां से लाइव रिपोर्टिंग भी कर रहे थे और उन्होंने बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी घोषणाएं की, जैसे 80% उत्तराखंड के युवाओं को उन्होंने कहा कि आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन एक सवाल कि जिस तरह से केजरीवाल ने वादे किए हैं, दिल्ली के सीएम ने जिस तरह से वादे किए हैं कि आपको रोजगार दिया जाएगा उत्तराखंड में, उत्तराखंड के लोगों को 80% तक आरक्षण दिया जाएगा, 5,000 रुपये तब तक दिए जाएंगे जब तक आपको नौकरी नहीं मिल जाती। तो ये सारे वादे क्या उत्तराखंड की जनता को अपनी ओर आकर्षित कर पाएंगे? निश्चित तौर पर दोनों दलों ने पिछले 21 सालों में यहाँ के युवाओं के साथ, यहाँ के बेरोजगारों के साथ छलावा करा है। मैं आपको राखी जी बताना चाहूँगा कि अभी एक इंसिडेंट 2018 का आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा। भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने मसूरी में इन्वेस्टर समिट करी। उसमें उन्होंने कहा कि 3.5 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा, 600 से ज़्यादा निवेशक इंक्लूडिंग अंबानी और अडानी उसमें इन्वेस्ट करेंगे और लगभग उसमें 1,25,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि 3 साल बीतने के बाद आज अगर आप देखेंगे तो एक भी इंडस्ट्री पहाड़ों पर नहीं लग पाई है, नहीं एक भी व्यक्ति को रोजगार मिला है। उल्टा भू कानून उन्होंने ख़त्म करा कि पहाड़ों पर हम इंडस्ट्री लगाएंगे, तो उसके लिए एक भू कानून आड़े आ रहा था। भू कानून ख़त्म होने से पूरे प्रदेश में पहाड़ के पहाड़ बिक गए हैं। तो निश्चित तौर पर आज लोग अब एक उम्मीद भरी नज़र से देख रहे हैं और उनको लगता है कि दिल्ली में जैसे हमने शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करके दिखाया, जिस तरीके से हमने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करके दिखाया, जिस तरीके से वहाँ पर महिलाओं के लिए बस में फ्री यात्रा है, साथ ही साथ 200 यूनिट बिजली फ्री है, 20,000 लीटर पानी फ्री है, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा फ्री है, तो वो एक हमारे पास मॉडल है दिल्ली। और मुझे लगता है कि उत्तराखंड में हम ये सब कर पाएंगे और जनता काम पर विश्वास कर रही है और हमने करके दिखाया है। बिल्कुल सर, आपने कहा कि काम पर विश्वास जनता कर रही है और काम आप करके दिखाएंगे। तो आपकी अगर हम विधानसभा की बात करें, चौबट्टा खाल की अगर हम बात करें, तो वहाँ पर इस वक्त जो है क्या हालात हैं? देखिए, चौबट्टा खाल में वर्तमान में सतपाल महाराज वहाँ से विधायक हैं और वो कैबिनेट में भी मिनिस्टर हैं।
आज उनके पास पर्यटन, तीर्थाटन के साथ साथ पीडब्ल्यूडी जैसे बड़े भारी भरकम मंत्रालय हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि चौबट्टा खाल में जो आने से पहले उन्होंने वायदे करे थे कि वो वहाँ पर उसको स्विट्जरलैंड की तर्ज पर डेवलप करेंगे। चौबट्टा खाल विधानसभा क्षेत्र में 2 नदियाँ अलग अलग जगहों पर उन्होंने कहा कि हम झील बनाएंगे, जैसे सतपुली और सिउसी में उन्होंने कहा कि हम झील बनाएंगे, वहाँ पर टूरिज्म को बढ़ावा देंगे, बोटिंग होगी, टूरिस्ट आएगा, बहुत सारे रेस्टोरेंट और खुलेंगे। साथ ही साथ उन्होंने वहाँ पर जितने भी हमारे धार्मिक स्थल है, जैसे भैरवगढ़ी में उन्होंने कहा कि इसको हम रोपवे से जोड़ेंगे ताकि कनेक्टिविटी अच्छी हो। एक दीवा मंदिर हमारे यहाँ बहुत फेमस है, वहाँ पर उन्होंने कहा कि रोपवे से जोड़ेंगे। उनके सारे वायदे खोखले रहे, न वहाँ वो शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त कर पाए, न वहाँ पर वो सरकारी अस्पतालों की हालत सुधार पाए, न वो वहाँ पर पर्यटन में काम, खुद के पास मंत्रालय होने के बाद भी उन्होंने वहाँ पर पर्यटन में कोई काम नहीं करा है। तीर्थाटन को उनके संरक्षण और संवर्धन के लिए जो वहाँ हमारे पौराणिक मंदिर थे, उन मंदिरों के लिए कोई काम नहीं करा, जबकि तीर्थाटन उनके पास था। उल्टा उन्होंने अभी अगर मैं आपको कहूँ तो देवस्थानम बोर्ड लाकर हमारे सारे तीर्थ पुरोहित और पंडितों को छलने का और उनको नाराज़ करने का काम करा है, एक ऐसा कानून उनके ऊपर लाकर। तो निश्चित तौर पर जनता उनसे बहुत ज़्यादा आक्रोशित है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है जो कई धड़ों में बटी हुई है। कांग्रेस के बहुत सारे गुट हैं और अलग अलग प्रत्याशी दावा कर रहे हैं कि हम उसमें दावेदार हैं, मुझे टिकट मिलेगी। तो आम आदमी पार्टी में हम लोग अपने मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता हमें पूरा अपना आशीर्वाद और समर्थन दे रही है। तो क्या सर आप अपनी विधानसभा से उम्मीदवार होंगे आने वाले चुनाव में? देखिए, निश्चित तौर पर आज पार्टी ने हमें वहाँ पर प्रभारी बनाकर जिम्मेवारी दी है और ये तो शीर्ष नेतृत्व का निर्णय रहता है, लेकिन तैयारी तो पूरी है ही। अच्छा, आपकी तरफ से पूरी तैयारी है। तो सर अगर आप अपने विधानसभा से विधायक बनते हैं तो आपके क्या मुद्दे होंगे, क्या चुनावी मुद्दे होंगे जिन्हें लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? देखिए, उत्तराखंड में अगर पर्वतीय जनपदों की हम बात करें तो मुद्दे लगभग कॉमन हैं। देखिए, शिक्षा में बहुत बुरी स्थिति है सरकारी स्कूलों की। आज हर साल सुनने में आता है कि इस सत्र में इतने स्कूल उत्तराखंड में बंद हो रहे हैं, हमारे जनपद में वही स्थिति है। तो लोगों को, बच्चों को पढ़ाने के लिए पलायन करना पड़ रहा है। शिक्षा बहुत अहम मुद्दा है। हम चाहते हैं कि अगर दिल्ली में सरकारी स्कूल ठीक हो सकते हैं तो हमारे उत्तराखंड में क्यों नहीं। तो शिक्षा का मुद्दा अहम रहेगा। साथ साथ स्वास्थ्य का मुद्दा बहुत है कि बुजुर्ग जो लोग हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, उन लोगों को 200 रुपये की दवाई लेने के लिए 2000 रुपये की एक टैक्सी बुक करके जाना पड़ता है। तो ये बहुत एक पीड़ादायक है कि आज सरकारी अस्पतालों में, अभी कोविड काल में हमने देखा कि एक पैरासीटामोल तक प्राइमरी हेल्थ सेंटर और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी बहुत बुरी हालत थी। तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जब एक पैरासीटामोल तक सरकारी महकमा उपलब्ध नहीं करा पाया और तमाम एनजीओज और तमाम समाज सेवियों के माध्यम से उस समय सहायता की गई, तो स्वास्थ्य का मुद्दा मुझे लगता है कि बहुत अहम है। और हमने दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक जैसे मॉडल डेवलप करे, हमने वहाँ पर अस्पतालों की व्यवस्था दुरुस्त करी, वहाँ पर सारे जो भी टेस्टिंग इक्विपमेंट्स थे वो सब सरकारी अस्पतालों में आम जनता के लिए फ्री करें, चाहे वो पैथोलॉजी की हम बात करें या अदर चीज़ों की हम बात करें। तो स्वास्थ्य का मुद्दा एक बहुत अहम मुझे लगता है उत्तराखंड के लिए है। साथ साथ में रोजगार का जो आज अभाव उत्तराखंड में है, युवा बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में बेरोजगार है और उत्तराखंड से पलायन करने पर मजबूर है। आज वो दिल्ली, देहरादून और तमाम जैसे बड़े शहरों में जा रहा है और छोटी छोटी फैक्ट्रियों में नौकरी कर रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर उसको उसके जनपद में नौकरी मिल जाएगी तो कोई भी अपना गाँव, अपनी थाती को 100-200 नाली ज़मीन को छोड़कर 50 गज 100 गज में नहीं रहना चाहता। तो रोजगार का मुद्दा अहम है। बिजली, अभी हमने 300 यूनिट की घोषणा करी कि 300 यूनिट हम फ्री देंगे। आज लोग उम्मीद लगाकर देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो उनको 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। उससे उनको क्या फ़ायदा होने वाला है मैं आपको वो थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में आज बाघ उनके आंगन से छोटे छोटे बच्चों को उठाकर ले जा रहा है, उनके मवेशियों को उनकी जो जगह जगह उनको मार दे रहा है। तो आज अगर उनको 300 यूनिट बिजली फ्री मिलती है तो मुझे लगता है वो अपने आंगन में उजाला कर पाएंगे, जहाँ उनके मवेशी रहते हैं वहाँ उजाला कर पाएंगे, तो कुछ हद तक उनकी सुरक्षा व्यवस्था हो पाएगी। पानी हमारा गंगा जमुना वाला प्रदेश है, तमाम नदियाँ हमारे यहाँ हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज बहुत सारे ऐसे गांव मेरी विधानसभा में हैं, पोखड़ा ब्लॉक, एकेश्वर ब्लॉक और मैं बीरोखाल ब्लॉक की बात करूं, कि जहां पर लोग रात के 12-12 बजे तक हैंडपंप में और धारों में अपना इंतज़ार करते हैं कि उनका बर्तन भरे और फिर वो घर जाए। तो पानी हम लोग नहीं पहुंचा पाए 21 सालों में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। तो मुझे लगता है कि ये बेसिक मुद्दे हैं, बिजली, पानी, सड़क,
शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। जी जी। लेकिन सर अभी एक सवाल की, जैसे अभी आपने कहा कि भाई हम आएंगे और पूर्ण बहुमत से जो है, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी ये पूरा दम भर रही है कि वो 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और 70 की 70 सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद वो कम से कम 60% जो है सीटें वो लेकर आएगी जी। तो क्या लगता है, एक तरफ बीजेपी एक तरफ कांग्रेस, तो क्या ऐसे में आम आदमी पार्टी 70 सीटों पर चुनाव लड़के 60 सीटें ला पाएगी? निश्चित तौर पर देखिए, मैं आपको बताऊं, एक तरफ जहां कांग्रेस से उत्तराखंड की जनता नाउम्मीद हो चुकी है, वहीं भारतीय जनता पार्टी से बुरी तरह से नाखुश है। जी जी। कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो आज 10 विधायक हैं और 10 उनके गुट हैं, गुटबाजी उनकी खुल के सामने आ रही है। जी। दूसरी तरफ कांग्रेस में जितने भी लोग विधायक बनते हैं वो चुनाव के टाइम पर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं। तो आज उत्तराखंड की जनता पूछ रही है कि हम कांग्रेस को वोट क्यों दें, क्योंकि जीतने के बाद कांग्रेस का विधायक बीजेपी में शामिल हो जाता है तो वो इनडायरेक्टली बीजेपी का ही हुआ। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी से बुरी तरह से नाखुश है। जिस मैंडेट के साथ में 57 सीटें जिताकर उत्तराखंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई थी, उन्होंने 3-3 मुख्यमंत्री बदलकर ये साबित कर दिया कि उनके पास एक कुशल नेतृत्व नहीं है, उत्तराखंड का उनके पास कोई रोड मैप नहीं है, कोई विजन नहीं है। 4.5 साल एक मुख्यमंत्री रहते हैं और उसके बाद उनको हटा दिया जाता है, क्योंकि वो उनकी नाकामी थी कि न वो वहाँ पर शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त कर पाए, न स्वास्थ्य व्यवस्था, न रोजगार। और पर्यटन की स्थिति भी आज आप देख सकते हैं कि प्रदेश में तमाम होटल्स और वो बंद हो रहे हैं, वो बुरी तरह से घाटे में हैं। उसके बाद एक और मुख्यमंत्री आते हैं जिनको 4 महीने में हटा दिया जाता है। अब एक नए नवेले मुख्यमंत्री हैं, वो सिर्फ अब चुनावी घोषणाओं में और अपनी जन आशीर्वाद यात्रा में बिजी हैं। तो जनता अब उनको आशीर्वाद नहीं बल्कि इस समय उनको बुरी तरह से कोस रही है और एकमात्र उम्मीद की जो किरण है वो आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी से लोगों को अब काम चाहिए और इसलिए हम आज दावा कर रहे हैं कि हम बीजेपी और कांग्रेस लगातार यही बात बोलते हैं कि आम आदमी पार्टी आई है, आने दीजिए, मेहनत कर रही है, मेहनत करने दीजिए, लेकिन आम आदमी पार्टी खाता भी नहीं खोल पाएगी उत्तराखंड में, क्योंकि उत्तराखंड की जनता किसी बाहर की पार्टी को मौका ही नहीं देगी, क्योंकि उत्तराखंड का तो इतिहास रहा है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी। तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपने आप में ये ठान के बैठे हैं कि उत्तराखंड की जनता फिर से बहुमत के साथ में या तो कांग्रेस को लाएगी या बीजेपी को लाएगी। तो आप खुद को कहां पर देखते हैं, आम आदमी पार्टी को कहां पर देखते हैं? उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में ये गलतफहमी है तो मैं समझता हूँ ये बनी रहनी चाहिए। यही गलतफहमी उनको दिल्ली में भी थी और उन्होंने दिल्ली में भी यही कहा था कि ये नई नवेली पार्टी है, ये कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन आज अगर मैं आपको कहूँ 70 में से 67 सीटें हमने जीती, कांग्रेस का तो सुपड़ा साफ हो गया 2 बार, एक भी सीट नहीं बचा पाई कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी को पहली बार में 3 सीटें मिली, दूसरी बार में 8 सीटें मिली। 62 सीटों के साथ में हम आज भी दिल्ली में 3 बार के मुख्यमंत्री बन चुके हैं अरविंद केजरीवाल जी। तो अगर उनको ये गलतफहमी है तो उनकी बनी रहनी चाहिए, बाकी जनता जवाब देगी। आज का जन सैलाब आपने भी देखा होगा कि किस तरीके से उमड़ रहा है। जब देहरादून में रैली हुई थी तब किस तरीके का जन सैलाब था। हम अगर ग्रामीण क्षेत्र में भी जाते हैं तो लोग अपने काम को छोड़कर हमसे मिलने के लिए आ रहे हैं और कह रहे हैं कि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था कैसे दुरुस्त हो, यहाँ के हॉस्पिटल्स कैसे ठीक होंगे, हमारे बच्चों का रोजगार कैसे लगेगा। तो लोग हमसे मिलने के लिए अपने आप आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को लोगों को ढूंढना पड़ रहा है कि वो उनका समर्थन करें। फर्क इतना है। बिल्कुल। तो सर मैं आपसे यही कहूँगी कि चलते आपने हमें बहुत अपना कीमती समय दिया और अब चलते चलते आखिरी सवाल आपसे ले लेते हैं कि अब आपका जो विज़न है वो केजरीवाल सरकार ने लगभग केजरीवाल जी ने आकर पूरा क्लियर कर दिया अपना विज़न कि हमें विकास चाहिए। अगर हम आते हैं सत्ता में तो हम 300 यूनिट बिजली मुफ्त कर देंगे, बिजली फ्री कर देंगे, 24 घंटे बिजली देंगे और जो किसानों की बिजली है वो मुफ्त कर देंगे। तो इस तरह के कई वादे उन्होंने पहले प्रथम दौरे पर आके इस तरह के वादे किए, दूसरे दौरे में आकर उन्होंने कोठियाल जी को मुख्यमंत्री का चेहरा बना दिया और देहरादून को आध्यात्मिक राजधानी बनाने का वादा किया। और इस बार जो ये तीसरा दौरा था उनका, इस दौरे में वो अपने जो रोज़गार को लेकर उन्होंने बहुत बड़े बड़े दावे किए और अभी वो चले गए क्योंकि अभी रामलीला ग्राउंड में उन्हें एक भाषण देना था। तो सर ऐसा क्या हुआ कि अचानक उन्हें जाना पड़ा? नहीं देखिए, वो वहाँ पर उन्होंने रामलीला ग्राउंड के बाहर ही जनता को संबोधित करा और उसके बाद वो गए हैं। ऐसा नहीं है कि रामलीला ग्राउंड वो एक वेन्यू था, लेकिन वहाँ पर उन्होंने रोड पर जनता को संबोधित करा जब रैली जहाँ पर ख़त्म होने वाली थी और अपनी उन्होंने पूरी बात कही। केजरीवाल जी ने जो भी अभी तक घोषणाएं करी हैं, जिस तरीके से उन्होंने
कर्नल अजय कोटियाल जी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करा है। मैं कर्नल साहब के बारे में बताना चाहूँगा कि आप वैसे उत्तराखंड की सारी सम्मानित जनता जानती है कि ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सेना में रहकर देश के लिए गोलियां खाई। आज भी उनके शरीर में 2 गोलियां मौजूद हैं। उसके बाद केदारनाथ में जब आपदा आई तो उसके पुनर्निर्माण में सबसे अहम भूमिका कर्नल अजय कोटियाल ने निभाई। जब सरकार ने कहा कि 4 साल से 5 साल से पहले यात्रा शुरू नहीं हो सकती है, तो कर्नल कोटियाल ने कमान संभाल के 1 साल के अंदर अंदर वहाँ पर यात्रा शुरू करवाई। जेसीबी जैसी भारी मशीनों को उन्होंने 300 युवाओं के साथ उनमें जोश भर के 14 किलोमीटर ऊपर केदारनाथ में चढ़ाने का काम करा है। तो उसके लिए जज्बा चाहिए। और उसके बाद रिटायर्ड होने के बाद उन्होंने यूथ फाउंडेशन के माध्यम से आज 11,000 से ज़्यादा बच्चों को वो आर्मी, पैरामिलिट्री और पुलिस में भर्ती करवा चुके हैं। तो वो एक मॉडल हैं, उन्होंने लोगों को रोजगार दिया है। तो मुझे लगता है कि केजरीवाल साहब ने उन पर भरोसा जताकर उत्तराखंड के लोगों का दिल जीता है। साथ ही साथ जो अभी आपने बात कही कि उत्तराखंड को आध्यात्मिक राजधानी बनाने के पीछे जो हमारा उद्देश्य है वो ये है कि हमारे यहाँ 4 धाम तो हैं ही हैं, बट इसके अलावा बहुत सारे ऐसे धाम हमारे यहाँ पर हैं जो भी विश्व पटल पर आने बाकी हैं। अगर हम उन सबको अच्छी तरह से एडवर्टाइज कर पाएँ, उन धामों का प्रचार प्रसार हम कर पाएँ और उनको संरक्षित और उनके संवर्धन में हम काम कर पाएँ, तो मुझे लगता है कि उससे हमारे उत्तराखंड के पर्यटन के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा रोजगार भी बढ़ने की उम्मीद है। और विश्व पटल पर उत्तराखंड अगर हिंदुओं की आध्यात्मिक राजधानी होगी तो ये हमारे लिए गौरव की बात होगी। देवभूमि ऑलरेडी उत्तराखंड है और इस दिशा में काम करने में बहुत सारे युवाओं को भी रोजगार मिलेगा। जी, तो सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास बातचीत में जुड़ने के लिए, हमारे साथ इतना कीमती वक्त अपना जो है बिताने के लिए। तो आपने सुना कि किस तरह से इन्होंने कहा कि इस बार जो इनकी पार्टी है वो पूरी तरीके से कमर कस चुकी है और जो देश की, जो राज्य की जनता है वो भी चाहती है कि इस बार उत्तराखंड में परिवर्तन हो, उत्तराखंड का इतिहास जो है वो बदले। आपने देखा होगा जिस तरह से सड़कों पर आज जन सैलाब था, जिस तरह से लोगों का आम आदमी पार्टी की तरफ रुझान था, उससे तो ये साफ ही नज़र आता है कि शायद इस बार उत्तराखंड की राजनीति में कोई बड़ा परिवर्तन आएगा और जल्द ही वो उत्तराखंड में हो सकता है कि 70 में से 60 ना तो आधे से ज़्यादा सीटें तो वो लेकर आए। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।